आज मैं IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर इसको कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, तो रेवेन्यू क्या है? जो आपका मेन बिजनेस होता है ना, उससे आप जो कमा रहे हो वो आपका रेवेन्यू होता है। तो एक दफ़ा रीड करते हैं। इनकम अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ एन एंटिटी ऑर्डिनरी एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल नॉर्मल ट्रेडिंग एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो IFRS 15 ये एक स्टैंडर्ड है और ये हमें कहता है कि हम आपको बताएंगे कि कैसे रेवेन्यू को बुक करना है। और ये कहता है कि 5 स्टेप प्रोसेस है जो आप फॉलो करेंगे टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू। तो 5 स्टेप प्रोसेस या मॉडल में सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, यानी सबसे पहले चेक करें कि कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं। हाउ टू आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे? तो कॉन्ट्रैक्ट को इस तरह आइडेंटिफाई करेंगे। इसमें सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट इज़ अप्रूव्ड बाय बोथ पार्टीज, यानी बायर और सेलर दोनों पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव किया हो। इनफ्लो ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इज़ प्रोबेबल, यानी इकोनॉमिक बेनिफिट की 50% चांसेस हो, 50% चांसेस हो कि इकोनॉमिक बेनिफिट होगा। पेमेंटम थर्ड नंबर पर पेमेंटम एग्री होना चाहिए, पेमेंटम एग्री। फोर्थ नंबर पर हर पार्टी को अपने राइट और ओब्लिगेशन का पता हो। ईच पार्टी राइट्स एंड ओब्लिगेशन आर आइडेंटिफाइड। कॉन्ट्रैक्ट इज कमर्शियल सब्सटेंस, कॉन्ट्रैक्ट कमर्शियली होना चाहिए। यानी आपका आलू का कारोबार है तो आलू दे के इसकी जगह आलू लेना, ये तो कमर्शियल नहीं हुआ। लेकिन आलू दे के इसकी जगह पैसा लेना तो ये कमर्शियल हुआ। तो इस तरह हम कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। तो 5 स्टेप प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप हो गया जो कि था आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। तो रेवेन्यू के रिकग्निशन के लिए 5 स्टेप प्रोसेस है और इसमें सेकंड स्टेप है आइडेंटिफाई द सेपरेट परफॉर्मेंस विद इन अ कॉन्ट्रैक्ट। सेपरेट परफॉर्मेंस ओब्लिगेशन का मतलब है प्रॉमिस टू डिलीवर गुड्स और सर्विसेज। जितने भी प्रॉमिस टू डिलीवर गुड्स और सर्विसेज है उन सारे को आइडेंटिफाई करो। यानी अगर मैंने वादा किया है कि मैं आपको 3 चीज़ें, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी दूंगा, तो मैंने 3 वादे की है आपके साथ। एक प्रोडक्ट ए देने का, दूसरा प्रोडक्ट बी देने का, तीसरा प्रोडक्ट सी देने का। या फिर अगर मैंने वादा किया है कि मैं आपको गुड्स भी दूंगा और साथ में सर्विसेज भी, तो मैंने एक्चुअल में 2 वादे की आपके साथ, एक गुड्स और दूसरा सर्विसेज देने का। तो रेवेन्यू की रिकग्निशन की 5 स्टेप प्रोसेस में थर्ड स्टेप है डिटरमाइन ट्रांजैक्शन प्राइस। तो ट्रांजैक्शन प्राइस का मतलब है हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो पैसा आ रहा है कस्टमर से गुड्स या सर्विसेज के बदले में। तो एक दफ़ा रीड करते हैं, अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर इन एक्सचेंज ऑफ गुड और सर्विसेज। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में 4 एडजस्टमेंट मारने हैं, यानी ट्रांजैक्शन प्राइस को डिटरमाइन करते करते 4 एडजस्टमेंट करने चाहिए। और वो 4 एडजस्टमेंट में एक है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सेकंड नंबर पर वेरिएबल कंसिडरेशन, थर्ड नॉन कैश कंसिडरेशन, फोर्थ कंसिडरेशन पेएबल टू कस्टमर। तो इन चारों को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो रेवेन्यू के रिकॉग्निशन के 5 स्टेप प्रोसेस में 4 नंबर पर है एलोकेट ट्रांजैक्शन प्राइस टू द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट। यानी आपने ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट करना है और परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को हमने स्टेप 2 में आइडेंटिफाई की थी। जब मैं एक एग्जांपल को सॉल्व करूंगा तो ये सब बातें आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी। लेकिन इस स्टेप 4 में यहाँ पर स्टेप 3 वाले ट्रांजैक्शन प्राइस को स्टेप 2 की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पर एलोकेट करना है। तो इस स्टेप 4 में एक फार्मूला यूज़ होता है और इस फार्मूले के ज़रिए आप अकेले परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करते हैं। तो ये फार्मूला है स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय टोटल ऑफ स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई ट्रांजैक्शन प्राइस। तो सबसे पहले स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ये क्या है? तो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे KFC वालों का एक डील है, इसमें 3 चीज़ें होते हैं, बर्गर, ड्रिंक, फ्राइज। और इस डील का प्राइस है 700।
अगर आप उसको कहेंगे कि मुझे अलग अलग प्राइस बता, यानी अगर मुझे डील नहीं चाहिए, मुझे बर्गर अलग ख़रीदने हैं, ड्रिंक अलग, प्राइस अलग, यानी एक एक चीज़ की प्राइस बताना, एक एक चीज़ मार्केट में कितने के बेच रही हो, तो इसको कहते हैं स्टैंड एलोन सेलिंग प्राइस। और मिसाल के तौर पर बर्गर मिल रहा है 300 पर, ड्रिंक 150, फ्राइज 600, तो इन सब को जब ऐड कर देते हैं तो यदि ये आपके पास बनता है 1050, तो ये 1050 आपके पास आ गया टोटल ऑफ ऑल स्टैंड एलोन सेलिंग प्राइस। और ट्रांजैक्शन प्राइस को तो सबसे पहले बता दिया कि डील की प्राइस था 700। तो रेवेन्यू के रिकग्निशन के 5 स्टेप प्रोसेस में पिप स्टेप है रिकॉग्नाइज रेवेन्यू विन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड, यानी जो वादा आपने किया है वो पूरा करो, और जब वादा पूरा हो जाता है तो रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना, यानी अपने बुक में रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर देना। लेकिन इस पिप स्टेप को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो रेवेन्यू के रिकॉग्निशन की 5 स्टेप प्रोसेस में थर्ड स्टेप था डिटरमाइन ट्रांजैक्शन प्राइस। लेकिन ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमाइन करते करते 4 एडजस्टमेंट करनी चाहिए। इसमें सबसे पहला एडजस्टमेंट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अगर आपने पैसे 1 साल बाद 2 साल बाद लेनी है तो इसको प्रेजेंट वैल्यू पे बुक करेंगे। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू पे लेना, और ये तब लेते हैं जब 1 साल से ज़्यादा गैप हो पैसे लेने में और रिकॉर्डिंग में। सेकंड एडजस्टमेंट है वेरिएबल कंसिडरेशन, यानी एट द टाइम आप सेल आपकी सेलिंग प्राइस आपको कितना पैसा मिलना है ये कंफर्म नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल डिस्काउंट सेटलमेंट डिस्काउंट का एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपने 30,000 का गुड्स 6 मंथ के क्रेडिट पर बेच दिया और साथ में 5% का सेटलमेंट डिस्काउंट भी ऑफर कर दिया, यानी अपने कस्टमर को कहा कि अगर आपने विद इन 30 डेज़ में पे कर दिया तो आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा। तो एट द टाइम आप सेल आपको ये कंफर्म नहीं है कि कस्टमर डिस्काउंट लेंगे या नहीं लेंगे, तो इस वेरिएबल कंसिडरेशन है। तो ट्रांजैक्शन प्राइस की एडजस्टमेंट में थर्ड एडजस्टमेंट है नॉन कैश कंसिडरेशन, यानी ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा सेल करके कैश रिसीव करें। जैसे हमारा काम है पोटैटो आलू बेचना, तो हमने आलू दे के कैश की जगह फर्नीचर ले ली। इस तरह नॉन कैश कंसिडरेशन में रेवेन्यू कैसे बुक करते हैं, तो जो गुड्स आपको आ रही होते हैं उनकी फेयर वैल्यू लेना है। इसके एडजस्टमेंट में फोर एडजस्टमेंट है कंसिडरेशन पेबल टू कस्टमर, यानी अमूमन कस्टमर से हम पैसे लेते हैं लेकिन यहाँ पर कंसिडरेशन हम पे करेंगे, यानी कस्टमर को हम पे करेंगे। इसको एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर कर देते हैं। जैसे हमारा मिल्क दूध का एक बड़ा कारोबार है, उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम आपको 2 मिलियन पर मंथ का दूध बेचेंगे और 12 माह का कॉन्ट्रैक्ट, तो 12 मंथ मल्टीप्लाई 2 मिलियन, तो ये हमारे पास आता है 2 करोड़ 40 लाख। तो इसका मतलब हुआ कि 2 करोड़ 40 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन ने साथ में एक डिमांड भी किया कि हमारे लिए 1 लाख का फर्नीचर या ज़रूरिया शेख भी ख़रीदा हुआ। अगर हम उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये फर्नीचर कुर्सी वगैरह इस तरह चीज़ें नहीं ख़रीदते तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकती है, क्योंकि ये चीज़ें उस ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर के लिए चाहिए, क्योंकि इस पर कस्टमर बैठेंगे तो इस तरह सिचुएशन में कस्टमर को देने पड़ सकते हैं। जैसे हमने कस्टमर के लिए 1 लाख का फर्नीचर, जैसे हमने उस ऑर्गेनाइजेशन या कस्टमर के लिए 1 लाख का फर्नीचर ले लेंगे। और IFRS 15 में 5 स्टेप मॉडल यूज़ होता है रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर देने के लिए। तो ये 5 स्टेप मॉडल का कॉन्सेप्ट आप लोगों को इस एग्जांपल के थ्रू क्लियर हो जाएगा। तो 1 जनवरी 2014 को एनजीएलयू ने मोबाइल फ़ोन के 12 माह के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ। द कॉन्ट्रैक्ट टेलीसाउथ के साथ था। इसमें एनजीएलयू को 1 जनवरी 2014 को एनजीएलयू को फ्री हैंडसेट मिल गया, और साथ में एनजीएलयू $200 पर मंथ पे करेंगे अनलिमिटेड प्री मिनट्स के लिए। और अगर एनजीएलयू कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता तो फिर इसको सेम हैंडसेट $500 पर मिल जाता है।
और अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता तो फिर अनलिमिटेड फ्री मिनट्स के लिए 175 पर मंथ पे करेंगे। टेली साउथ का ईयर एंड है 31 जुलाई। रिक्वायरमेंट क्या है? तो रिक्वायरमेंट है रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर देना अकॉर्डिंग टू IFRS 15। तो 5 स्टेप मॉडल में सबसे पहला स्टेप होता है कि कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है। तो पे मंथ या कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कॉन्ट्रैक्ट है। इस तरह 5 स्टेप मॉडल में सेकंड स्टेप होता है सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को आइडेंटिफाई कर देना। तो NGDU को प्री हैंडसेट मिल जाता है 1 जनवरी 2014 को। और सेकंड नंबर पर NGDU को 200 पर मंथली पीस के बदले में अनलिमिटेड फ्री मिनट का सर्विसेज मिल जाता है। तो यहाँ पर 2 सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, एक फ्री हैंडसेट और दूसरा अनलिमिटेड फ्री मिनट का सर्विसेज। थर्ड स्टेप होता है ट्रांजैक्शन प्राइस को डिटरमाइन कर देना। तो 200 पर मंथ पे करती है और 12 माह का कॉन्ट्रैक्ट है। तो 200 को जब 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपके पास आता है 2400, यानी कि ट्रांजैक्शन प्राइस आपके पास आ गया 2400। इस तरह स्टेप 4 और स्टेप 5 पर भी बात करते हैं। तो अब क्वेश्चन के सोल्यूशन पर आते हैं। तो सबसे पहले तो 5 स्टेप मॉडल में सबसे पहला स्टेप होता है कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं। तो हमने क्वेश्चन में देख लिया कि कॉन्ट्रैक्ट है। सेकंड स्टेप होता है सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। क्वेश्चन में 2 सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन थी, एक अनलिमिटेड फ्री मिनट सर्विसेज और दूसरा हैंडसेट देने का। स्टेप 3 होता है ट्रांजैक्शन प्राइस को आइडेंटिफाई कर देना। तो 200 पर मंथ पे करते हैं और 12 माह का कॉन्ट्रैक्ट है। तो 200 मल्टीप्लाई 12 तो ये आपके पास ट्रांजैक्शन प्राइस 2400 आता है। तो अब स्टेप 4 पर बात करते हैं। यहाँ पर आपने ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट करना है वर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तो स्टेप 4 में आपने ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट करना है वर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तो यहाँ पर एक फार्मूला यूज़ होता है स्टैंड एलोन सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय टोटल स्टैंड एलोन सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई ट्रांजैक्शन प्राइस। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते तो आपको फिर हैंडसेट 500 पर मिल जाता है, जबकि और जब आप कॉन्ट्रैक्ट को नहीं करते तो फिर 175 पे करेंगे अनलिमिटेड प्री मिनट की सर्विसेज के लिए। तो 175 मल्टीप्लाई 12 मंथ तो ये आपके पास आता है 2100। तो आपके पास टोटल स्टैंड एलोन सेलिंग प्राइस आ गया 500 प्लस 2100, तो ये आपके पास आ गया 2600। तो टोटल स्टैंड एलोन सेलिंग प्राइस 2600 आ गया। तो अब हैंडसेट की एलोकेटेड प्राइस को कैलकुलेट करते हैं और सर्विसेज की। तो सबसे पहले हैंडसेट की एलोकेटेड प्राइस, तो फार्मूला है स्टैंड एलोन सेलिंग प्राइस आप हैंडसेट जो कि है 500, जबकि टोटल स्टैंड एलोन सेलिंग प्राइस है 2600 और ट्रांजैक्शन प्राइस आपके पास आ गया है जो कि है 2400। तो 500 डिवाइड बाय 2600 मल्टीप्लाई 2400, तो हैंडसेट की एलोकेटेड प्राइस आपके पास 462 आ गया। इस तरह सर्विसेज की एलोकेटेड प्राइस को देख लेते हैं। तो स्टैंड एलोन सेलिंग प्राइस आप सर्विसेज 2100 है, टोटल स्टैंड एलोन सेलिंग प्राइस 2600 है। तो 2100 डिवाइड बाई 2600 मल्टीप्लाई ट्रांजेक्शन प्राइस 2400 है। तो 2100 डिवाइड 26 मल्टीप्लाई 2400 तो ये आपके पास आता है 1938। तो सर्विसेज की एलोकेटेड प्राइस आपके पास आ गई 1938। 5 स्टेप मॉडल में 5th स्टेप है जितना वादा आपने पूरा किया इतना रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर देना। तो गुड्स में गुड्स का कंट्रोल जब ट्रांसफ़र हो जाता है तो तब रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर देना। तो हैंडसेट 1 जनवरी 2014 को NGDU को रिसीव हुआ तो तब रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर देना। इसलिए हैंडसेट का 462 सारा का सारा रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए। जबकि सर्विसेज में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वादा पूरा होता है, यानी सर्विसेज का वादा थोड़ा थोड़ा पूरा होता है तो रेवेन्यू को भी थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड करते हैं, यानी एकदम में टोटल रिकॉर्ड नहीं करते। जबकि हमने जो ये सर्विसेज का रेवेन्यू 1938
ये तो टोटल कैलकुलेट किया, जबकि कॉन्ट्रैक्ट 1 जनवरी 2014 से स्टार्ट हुआ, जबकि कंपनी का ईयर एंड 31 जुलाई है। तो 1 जनवरी से 31 जुलाई तक ये 7 माह बनते हैं, 7 माह बनते हैं, जबकि ये रेवेन्यू 12 माह की गिवन है। तो 1938, तो इसमें से सिर्फ 7 माह के लेते हैं, तो 1938 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई 7, और इसके साथ हैंडसेट के रेवेन्यू को ऐड कर देते हैं जो कि है 462। तो ये आपके पास आ जाता है 1592.50। ये वादा है जो पूरा हो गया, तो इतना रेवेन्यू को बुक होना चाहिए। और फिफ्थ स्टेप भी यही था, यानी जितना वादा पूरा हुआ इतना रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर देना। तो ये था 5 स्टेप मॉडल। रेवेन्यू के रिकग्निशन के लिए जो 5 स्टेप मॉडल था, इसको हमने एग्जांपल के थ्रू समझ लिया। तो इस चैप्टर में एक और चीज़ रह गया है जो कि है फैक्टरिंग, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो फैक्टरिंग क्या है? जैसे आपके रिसीवेबल है और आपने रिसीवेबल कलेक्शन का काम किसी कुछ लोगों को दे दिया, यानी वो कुछ लोग आपके रिसीवेबल को मैनेज करेंगे। और फैक्टरिंग की 2 टाइप्स है, एक फैक्टरिंग विदाउट रिकोर्स और दूसरा फैक्टरिंग विद रिकोर्स। तो सबसे पहले फैक्टरिंग विदाउट रिकोर्स, इस पर बात करते हैं। इस फैक्टरिंग विदाउट रिकोर्स, इसमें रिसीवेबल को बेच देते हैं, सेल कर देते हैं उन लोगों को, और उन लोगों को फैक्टर बोलते हैं। यहाँ पर रिसीवेबल को डिस्पोज कर देते हैं, यहाँ पर रिसीवेबल को डिस्पोज कर देते हैं, क्योंकि रिसीवेबल के साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक ही नहीं रहा। एक दफ़ा रिट करते हैं, फैक्टरिंग विदाउट रिकोर्स, रिस्क अ बेड बिलोंग टू फैक्टर डिस्पोजल ऑफ रिसीवेबल। सेकंड टाइप फैक्टरिंग विद रिकोर्स, इस पर बात करते हैं। तो फैक्टरिंग विद रिकोर्स, इसमें जिन लोगों को हमने कहा है कि हमारे रिसीवेबल को मैनेज करें, तो वो कहेंगे कि हम ट्राई करेंगे कि तुम्हारे पैसे निकलवाएंगे, लेकिन अगर बेड डिप हुआ तो वो तुम्हारा, यानी वो कहेंगे कि हम मैनेज करेंगे आपके रिसीवेबल को, लेकिन अगर बेड डिप यानी नुकसान हुआ तो वो तुम्हारा, हम सिर्फ फीस लेंगे मैनेज करने की। यहाँ पर रिसीवेबल को डिस्पोज नहीं करते, नो डिस्पोजल ऑफ रिसीवेबल, जबकि रिसीवेबल को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिकॉग्नाइज कर देते हैं। फैक्टर को जो फीस देते हैं मैनेजमेंट करने के लिए, तो वो एज अ एडमिन एक्सपेंस चार्ज होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर फैक्टर से कुछ पैसा रिसीव हुआ एडवांस में, तो वो एज अ लोन कंसिडर किया जाता है। तो एक दफ़ा रीड करता है, फैक्टरिंग विद रिकोर्स, रिस्क अ बेड बिलोंग टू एन एंटिटी, no disposal of receivable, so receivable continue to be recognized in statement of financial position. Management fees of factor will be charged as an admin expense to profit and loss account. Any cash received in advance from factor will be loan.